तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे जिस थ्योरी की बात आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में की थी, जिसमें हम लोगों ने पहली थ्योरी को डिस्कस किया था और बताया था कि कुछ इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर और कई बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई जा रही है कि भारत के सामने एक बड़ा युद्ध दिखाई दे रहा है। यानी कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकते हैं। इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान को और संभवतः उसका सहयोग इस बार बांग्लादेश भी करेगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों देश मिलकर भारत को एक बड़ा युद्ध करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अब इसको लेकर हम लोगों ने कई और सारी चीजों को डिस्कस किया था, जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि भारतीयों को तैयार रहने की आवश्यकता है किसी बड़े युद्ध से निपटने के लिए। इसके तत्काल बाद एक और इवेंट होता है और उस इवेंट में हमारी राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू जी रफाल में एक शॉर्टी कंडक्ट करती है। अब मैंने आपको बताया था कि ये इवेंट कोई छोटी मोटी इवेंट नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को तीनों ही फोर्सेस के लिए सुप्रीम कमांडर माना जाता है, तो उनके द्वारा इस इवेंट को कंडक्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये भारत की एकता और भारत की तैयारी को प्रदर्शित करती है। लेकिन अगर इस थ्योरी को आगे बढ़ाया जाए कि थ्योरी में बाकी और क्या चीजें बताई जा रही है, तो यहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि भारत का सरक्रिक इलाका और साथ ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस तरह की थ्योरीज चल रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आप बस वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए, सरक्रिक वाले इलाके को लेकर एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये कि भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया के अन्य कोई एक्सपर्ट्स हो, ये लोग इस इलाके को डिस्प्यूटेड बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस क्षेत्र के ऊपर अपना दावा करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग इस इलाके को सरक्रिक के नाम से संबोधित करते हैं। आप जिस दिन इसके प्राचीन नाम यानी बाणगंगा से इससे संबोधित करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान इसके ऊपर दावा कर ही नहीं सकता। आप बात को समझिए। पिता और पुत्र के बीच में अगर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है तो यहाँ पर बिना जांच पड़ताल किए आप कह सकते हैं कि बेटा गलत हो सकता है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज है वो पिता ने अर्जित की है और उसके ऊपर अगर बेटा दावा कर रहा है तो बेटे का दावा इलीगल होगा ही होगा। ऐसी परिस्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं। और यही इंपॉर्टेंस आप याद रखिएगा कि जब भारत के अंदर इलाकों के नाम, सड़कों के नाम, शहरों के नाम या फिर गली नुक्कड़ के नाम बदले जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट यही पड़ता है। आपकी संस्कृति, आपके प्राचीन नाम किसी भी इलाके को आपका होने का प्रमाण देता है। तो अब सरक्रिक वाले इलाके की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस एरिया में ऑयल और गैस के डिपॉजिट भी बताए जाते हैं। अब आपको शायद यहाँ पर याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बयान दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर इतना ऑयल और गैस प्रोड्यूस होगा कि भारत खुद भी पाकिस्तान से खरीदेगा। अब पाकिस्तान के बाकी इलाकों में इतना पेट्रोल और गैस वगैरह तो उपलब्ध नहीं है कि वो इस लेवल पर प्रोड्यूसर बन जाए कि अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ भारत को भी एक्सपोर्ट कर दे। ये चीजें संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर सरक्रिक वाला इलाका उनके माइंड में है कि इसे हम लोग कब्जा कर यहाँ पर एक्सप्लोर करके फिर ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो चीज फिर उसके बाद संभव हो सकती है। तो कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान से इस बात को आधार बनाया जा रहा है कि सरक्रिक वाला इलाका ये लोग कब्जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो विवादित तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में इसे किसी युद्ध के नाम पर हड़पने की कोशिश की जा सकती है। तभी पिछले कुछ दिनों से लगातार सरक्रिक को लेकर सुनने के लिए मिला है। अगर आप आज से 2-3 महीने पहले चले जाएं और पिछले 7-8 साल पहले भी नजर डाल दें, तब भी सरक्रिक को लेकर इतना ट्रेंड कभी नहीं हुआ है जितना आज हो रहा है। साथ ही हम लोगों ने जब एक्सरसाइज कंडक्ट करने की तैयारी की यानी एक्सरसाइज त्रिशूल, तो वो स्पेशली सरक्रिक वाले इलाके को ध्यान में रखकर ही किया गया। साथ ही हम लोगों ने अरेबियन सी में एक बहुत बड़े क्षेत्र को नोटाम एरिया घोषित किया, जहां पर भारतीय फोर्सेस अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी। लेकिन एग्जैक्टली उसी समय यानी 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में पाकिस्तान के द्वारा भी नोटाम वार्निंग जारी की गई, जो मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था। अब बड़ी बात इसमें क्या है कि पाकिस्तान की नोटाम वार्निंग भारत की नोटाम वार्निंग को ओवरलैप करने की कोशिश कर रही है। यानी कुछ ऐसा क्षेत्र बचेगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो इलाका होगा जहां पर दोनों ही फोर्सेस यानी पाकिस्तान की फोर्सेस और भारत की फोर्सेस अपना अपना युद्ध अभ्यास करेंगे। तो क्या ये संभव दिखता है? कुल मिलाकर यहाँ पर चीजों को एक्सेलरेट करने की कोशिश की जा रही है। ये उकसावे वाली कार्रवाई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई युद्ध भारत के माथे पर थोपने की कोशिश की जा रही है। इसी चीज को लेकर थ्योरी बनाई गई है कि पाकिस्तान का सहारा लेकर भारत के खिलाफ युद्ध थोपा जाएगा। वहां पर सरक्रिक का इलाका छीनने की कोशिश की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की रेपुटेशन घटेगी कि देखिए, अपने सरक्रिक वाला इलाका खो दिया। और इसके बाद आगामी समय में भारत के अंदर क्या हो सकता है उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और थ्योरी चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को असासिनेट करने की कोशिश की गई। जी हाँ, ये बात कब की है? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ के समिट में पहुंचते हैं चाइना। आप सभी को याद होगा उस समय मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लगभग 45 मिनट तक पुतिन की कार में ट्रेवल करते हैं और इस दौरान पुतिन और मोदी बिल्कुल अकेले थे। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर स्ट्रेटेजिक रूप से कोई ना कोई बातचीत जरूर हुई होगी। लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दरअसल ऐसा कोई
कोई इनपुट मिला था रशिया को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है, तो इसके बचाव के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने अपनी कार में बिठाया। इससे ठीक पहले भी एक इवेंट होता है और वो इवेंट कुछ ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पुतिन की कार से ठीक पहले शी जिनपिंग अपनी कार प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आप हमारी कार में जाइए। तो यहाँ पर भी कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बचाने के लिए ही शी जिनपिंग अपनी कार ऑफर करते हैं। इसके अलावा एससीओ का समिट 1 सितंबर को था। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 31 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की एक एजेंसी के ऑफिसर मारे जाते हैं होटल के अंदर, जिसको लेकर भी कंस्पिरेसी थ्योरीज बताई जा रही है कि इन्हें भारत और रशिया की सीक्रेट एजेंसीज द्वारा असासिनेट किया गया है, क्योंकि इन्हें भेजा ही गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को असासिनेट करने के लिए, जिसकी जानकारी पहले ही हमारी एजेंसीज को पता चल गई और उसके बाद इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो इस तरह की थ्योरीज भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस समय काफी ज्यादा प्रचलित हो रही है। इन थ्योरी को बल तब मिलता है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ के समिट से वापस आते हैं और उसके बाद ये बयान देते हैं। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। तो इस बात को भी वो इसी चीज से जोड़ रहे हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि आपने मुझे असासिनेट करने की कोशिश की, लेकिन देखिए मैं सकुशल वापस आ गया। तो अल्टीमेटली जो थ्योरीज चल रही है, इन सब के पीछे मकसद एक ही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे न कैसे भारतीय राजनीति से अलग किया जाए। मकसद इसके पीछे यही बताया जा रहा है। मैं किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि इनको लेकर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कि जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, क्या आप इनका समर्थन करते हैं या फिर ये बिल्कुल निराधार बातें हैं? कॉमेंट जरूर कीजिएगा।